हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा डिस्कशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में दो पार्ट्स में बेलमेंट पार्ट फर्स्ट और बेलमेंट पार्ट सेकंड डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने बेलमेंट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के वीडियोस देखें। रीज़न, जो ये प्लेज डिस्कशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एक प्रकार का स्पेशल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है। यानी बेलमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एग्जाम्पल्स आपको इस डिस्कशन में भी काम में आएंगे। तो आपको पहले बेलमेंट पढ़ना है, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लेज। यहाँ प्लेज को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए, he is in need of loan and he approached Mr. B for taking loan. बट यहाँ पे मिस्टर बी ने कंडीशन रखी कि कुछ गुड्स से गोल्ड मिस्टर ए को गिरवी रखना होगा। तो आप देखें इस डायग्राम में मिस्टर ए जो है अपने गुड्स से गोल्ड एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर रहे हैं मिस्टर बी के पास, राइट? और मिस्टर बी जो है उन्हें लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए का। अब ऐसे केस में आप देखें ये जो मिस्टर ए है, ही इज ऑनर ऑफ द गोल्ड, राइट? और ऑनर ने मिस्टर बी को गोल्ड दिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज प्लेज। तो ऐसे केस में जो गुड्स है उसका ऑनरशिप नहीं, पोजीशन गई, कॉन्ट्रैक्ट भी है, राइट? तो देखा जाए तो इस एग्जांपल में सारी की सारी कंडीशन किसकी सेटिस्फाई हो गई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। सारी की सारी कंडीशंस किसकी सेटिस्फाई हो गई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। तो इट इज बेसिकली ए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे जो पर्पस है वो क्या है कि जो गुड्स हैं वो बाय वे ऑफ सिक्योरिटी प्लेज किए गए हैं, राइट? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है ये स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी बेलर है और यहाँ पे भी बेली है। बेलर जो है वो गुड्स का मालिक है, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है बेली को फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और जैसे ही वो पर्पस अचीव हो जाएगी गुड्स रिटर्न आ जाएंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। लेकिन ये बेलमेंट मेरे कल के वीडियोस में मैंने जैसे एग्जांपल दिए थे, आप शर्ट स्टिच करवाने के लिए टेलर को देते हैं, आप कार रिपेयर करने के लिए मैकेनिक को देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट होते हैं। लेकिन प्लेज एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक ही पर्पस है कि गुड्स को बाय वे ऑफ सिक्योरिटी देना फॉर ऑब्टेनिंग लोन और परफॉर्मिंग एनी प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है इसमें बेलर को हम क्या कहेंगे? प्लेजर या फिर पॉनर, और जो बेली है उसे हम कहेंगे प्लेजी या फिर पॉनी, right? So these are the terminologies which are used in contract of pledge. तो दोस्तों आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखा है? इट इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी। यानी प्लेज में आप गुड्स देते हैं बाय वे ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, राइट? और ये एक प्रकार का स्पेशल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों सिक्योरिटी के तौर पे गुड्स दिए जा रहे हैं? लिखा है सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, राइट? When the goods have been pledged, the bailor is called as pawner and the bailee is known as pawning, right? तो यहाँ पे एक स्पेशल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ पे गुड्स जो है वो बाय वे ऑफ सिक्योरिटी किसी और पर्सन को दिए गए, यानी कि बेली को दिए गए। दो पार्टीज, पॉनर पॉनी, प्लेजर प्लेजी, राइट? नाउ अगला डिस्कशन आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बच्चों इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसकी आस्किंग रही है, राइट? अभी इंस्टीट्यूट ने मई 2008 में भी रिसेंटली इसकी आस्किंग की थी, राइट? इसके अलावा डिफरेंस जो है 2012 में भी आया है, 2006 में भी आया है। हम हमारे नोट्स में देखेंगे जो मैंने शीट आपको प्रोवाइड की थी, तो बेसिकली 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आते हैं एज टू पर्पस। पर्पस बेलमेंट का कुछ भी हो सकता है, जनरल पर्पस, लाइक कार रिपेयर करने के लिए दी थी, साइकिल रेंट पे दे दी, व्हीकल रेंट पे दे दिया, शर्ट स्टिच करने के लिए दी,
किसी भी मशीनरी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए हमें वो इक्विपमेंट दिया, राइट, ये सब चीजें पर्पस हो सकती हैं, लेकिन प्लेज में सिर्फ एक ही पर्पस होती है, सिक्योरिटी, राइट। तो दैट इज डिफरेंस एज टू पर्पस। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें, द डिफरेंस इज एज टू राइट ऑफ सेल। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी बेली को राइट ऑफ सेल नहीं आता है, लेकिन हम प्लेज की बात करें तो पॉनी यानी बेली को राइट ऑफ सेल आ जाता है, राइट। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेली को कभी भी राइट ऑफ सेल नहीं आता है, लेकिन प्लेज के केस में अगर जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो बैंक को लोन रीपे नहीं करता है, तो बैंक क्या करेगी, जो गुड्स प्लेज हैं उसे क्या कर देगी, सेल कर सकती है। देन राइट of using the goods, that is the difference as to right of using the goods। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेली जो है उसे कई बार राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स आ जाते हैं, लेकिन प्लेज में ये राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स कभी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैकेनिक को कार रिपेयर करने के लिए दी, तो मैकेनिक जब तक बाद में टेस्ट ड्राइव नहीं करेगा तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा कि जो उसने वर्क परफॉर्म किया वो सफिशिएंट है या नहीं। लेकिन अगर आपने किसी बैंक से गोल्ड लोन लिया और उसे गोल्ड दिया, तो क्या मैनेजर उस गोल्ड को पर्सनली यूज कर सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन प्लेज में कई बार राइट टू यूज आ जाता है। तो ये था डिफरेंस एज टू यूज। नाउ अगर हम देखें तो ये तीन बातें जो है ना ये मेन है। इसके अलावा अगर आपको फर्दर डिस्कशंस चाहिए और ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो आप देखें, ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ डिफरेंस दे रखा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। पहला तो मीनिंग है जिसमें एज इट इज लॉ की लैंग्वेज आप लिख लेंगे। बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। व्हेन दैट पर्पस इज अचीव्ड द गुड्स आर रिटर्न बैक टू द बेलर और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। वेयरएज प्लेज इज स्पेशल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। टर्म्स एप्लीकेबल, यहाँ पे जो टर्म्स यूज होते हैं वो बेलर एंड बेली यूज होते हैं, और प्लेज में जो टर्म्स यूज होते हैं वो पॉनर एंड पॉनी यूज होते हैं। डिफरेंस एज टू पर्पस मैंने अभी हाल आपको बता दिया था। प्लेज के अंदर मेन पर्पस क्या है, सिक्योरिटी, राइट। सिक्योरिटी के अलावा कोई और पर्पस नहीं, लेकिन यहाँ पे एनी पर्पस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, राइट। कंसिडरेशन की बात करूं तो मैंने आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन बताए थे मेरे बेलमेंट वाले वीडियो में। तो उसमें मैंने बताया था एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, नॉन ग्रेटिटस एंड ग्रेटिटस। अगर ग्रेटिटस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, एक पार्टी का बेनिफिट होता है। वेयरएज प्लेज में हमेशा कंसिडरेशन रहेगी। राइट टू सेल, ये मैंने अभी आपको बता दिया, पॉनी को यानी प्लेजी को राइट टू सेल आ जाता है, लेकिन बेली को राइट टू सेल नहीं आता है। राइट टू यूज, ये भी मैंने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, राइट। एंड वन इन अनदर, बेलमेंट इंक्लूड्स प्लेज whereas प्लेज डज नॉट इंक्लूड बेलमेंट, राइट। तो अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे आप देखें, इस पर्टिकुलर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस थे वो हमारे नोट्स में तीनों आ चुके थे। तो बच्चों मैं इसकी साइज अभी रिड्यूस कर देता हूँ, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद इसको कॉपी में ज़रूर लिखें, इसको याद ज़रूर करना है हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन की पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग रही है, राइट। तो चले बैक टू डिस्कशन इन नोट्स। हमने अब तक पढ़ा कि प्लेज क्या होता है, ये एक स्पेशल पर्पस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बेलर को हम पॉनर, बेली को हम पॉनी बोलते हैं, या प्लेजर प्लेजी बोलते हैं। दूसरा डिस्कशन था हमारा डिस्टिंक्शन, राइट। तो हमने डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट, राइट। आगे आते हैं हम, हमारा अगला डिस्कशन राइट ऑफ पॉनी। पॉनी के क्या राइट्स है? तो बच्चों आप ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि इसको ये देखें कि ये पॉनी जो है ये बेली है, राइट। तो बेली के जितने भी राइट्स होंगे वो एज इट इज किसके राइट्स में देखेंगे आपको, पॉनी के राइट्स में, ठीक है। तो हम वन बाय वन सारे डिस्कशंस करते हैं। सबसे पहले जो हमें पॉइंट दे रखा है वो है राइट ऑफ रिटेनर, ठीक है। तो इसके अंदर दो तीन बातें आ जाती हैं।
हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। राइट ऑफ रिटेनर। सबसे पहली बात, पॉनी जो है उसे ये अधिकार है कि जो गुड्स उसके पास प्लेस किए गए हैं वो अपने पास ही रिटेन करके रखे, यानी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करे यदि जो लोन अमाउंट ड्यू था या प्रॉमिस टू बी परफॉर्म था वो परफॉर्म नहीं हो जाता है तब तक। न सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट बल्कि अगर इंटरेस्ट ड्यू हो तो उसके अगेंस्ट भी पॉनी इन गुड्स को राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। राइट। एंड थर्ड वन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस थे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स उनके लिए भी पॉनी अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। इज इट राइट? मैं वापस रिपीट करता हूं कि राइट ऑफ रिटेनर जो है इसके अंदर सबसे पहली बात आ गई कि पॉनी जो है, प्लेजी जो है, वो गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन किस किस प्रॉमिस या अमाउंट के अगेंस्ट ये राइट एक्सरसाइज होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू और कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस थे जो गुड्स के ऑनर यानी बेलर जिसने कि लोन लिया उसे बियर करने थे, तो उन नेसेसरी एक्सपेंसेस को इनकर किसने किया? पॉनी ने। तो उसके अगेंस्ट भी गुड्स को वो रिटेन कर सकता है, यानी कि राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। Then coming on to next point, that is right of retention in regard to subsequent advances. In respect of subsequent advances. चलिए हम वापस अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं और डिस्कशन समझते हैं क्या है। नाउ हमने ये देखा था कि मिस्टर ए जो है वो लोन ले रहे थे 5 लाख रुपए का और उसके अगेंस्ट गोल्ड जो है उसे प्लेस किया गया था मिस्टर बी के पास। राइट। 2 महीने बाद लेट अस सपोज मिस्टर ए को फर्दर एडवांस की जरूरत थी और उन्होंने फर्दर लोन लिया ऑफ ₹2 lakhs फ्रॉम मिस्टर बी। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही फंड्स जो हैं वो अरेंज हो गए तो मिस्टर ए ने ये 5 लाख रुपए का लोन रीपे कर दिया। राइट। अब मिस्टर ए का ये कहना है कि जो 5 लाख रुपए का लोन मैंने लिया था उसके अगेंस्ट मैंने गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास रखा था और वही वाला लोन जो है मैंने रीपे कर दिया है, तो आप मुझे मेरी सिक्योरिटी यानी जो गुड्स मैंने प्लेस किए थे गोल्ड वो वापस दे दें। लेकिन ऐसे केस में जो पॉनी है उसके पास एक राइट है कि वो इन गुड्स को अपने पास रख सकता है बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर एनी सब्सिक्वेंट एडवांस। जो हमारे एग्जांपल में 2 लाख रुपए का लोन था उसके लिए अपने पास वो उन गुड्स को रख सकता है। राइट। सो दिस इज द राइट ऑफ पॉनी and that right is right of retention in regard to any subsequent advance. Now next one is right to any extraordinary expenses. तो बच्चों इस पॉइंट को आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। मैंने आपको बताया था जितने भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रहते हैं वो बेरी बियर करता है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते तो पॉनी बियर करता, लेकिन आप हेडिंग देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रहते हैं गुड्स से रिलेटेड वो कौन बियर करेगा? पॉनर बियर करेगा। राइट, बिकॉज ही इज बेलर। देन नेक्स्ट राइट इज पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। यदि पॉनर डिफॉल्ट करता है तो फिर पॉनी के पास क्या क्या अधिकार आ जाएगा। राइट। तो कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, यदि पॉनर डिफॉल्ट करे इन मेकिंग द पेमेंट देन पहला अधिकार आ जाएगा फाइलिंग सूट। यानी जो बेली है, पॉनी है, बैंक हमारे एग्जांपल में जो था, वो जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसे स्यू कर सकता है। तो राइट टू स्यू है। राइट। लेकिन जब पेमेंट नहीं किया गया तब। ठीक। दूसरी बात, जो पॉनी है वो इन प्लेस्ड गुड्स को सेल भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है, पहले आपको मनी ड्यू जो हुई है उसकी डिमांड करनी पड़ेगी। जब प्लेजर पैसे न दे तो आपको इस बात का नोटिस भी देना है
कि अगर आपने इस स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अंदर हमें पेमेंट नहीं किया तो हम आपके गुड्स सेल कर देंगे, यानी बिना नोटिस दिए और बिना टाइम दिए आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पॉनी का जो अगला अधिकार है उसमें यह है कि पॉनर ने अगर पेमेंट नहीं किया है अपने डेट का तो रीजनेबल नोटिस देने के बाद पॉनी पॉनर के गुड्स को सेल कर सकता है। और यदि गुड्स जो सेल हुए उसका अमाउंट लोन के अमाउंट से ज्यादा है, एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे 5 लाख का लोन था और लेटर सपोज ये गोल्ड सेल किया तो इससे 10 लाख है, और 5 लाख के लोन पे सपोज 1 लाख का इंटरेस्ट ड्यू था तो टोटल हो गए 6 लाख। तो यहाँ पे मिस्टर बी एक 10 लाख में से 6 लाख माइनस करके 4 लाख का जो सरप्लस है वो प्लेजर को दे देगा। लेकिन यदि ये अमाउंट कम निकलता है, यानी टोटल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया 6 lakhs, और गोल्ड जो है उसे सेल किया तो रिकवरी हुई ओनली से 5 lakhs, तो ऐसे केस में 1 लाख रुपया जो शॉर्ट है, डेफिसिट है, वो प्लेजी जो है वो प्लेजर से यानी कि बेलर से क्लेम कर सकता है। यानी डेफिशिएंसी हुई तो उससे आस्क करेगा, सरप्लस होगा तो उसे रिटर्न करेगा, राइट। लेकिन राइट ऑफ सेल सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आपने उसे रीजनेबल नोटिस दे दिया है, अदरवाइज राइट टू स्यू तो है ही। तो ये दोनों पॉइंट्स किसके अंदर आएंगे, पॉनीस राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट ड्यू डेट के दिन यदि वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। इज इट राइट। अब ऐसे केस में एक और राइट हम ऐड कर सकते हैं और वो राइट है राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर। राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर, इस पॉइंट को आप ऐड कर लें, राइट। हम ये देख लेते हैं क्या मामला है, जरा ध्यान देना। मिस्टर ए जो है, लेट अस सपोज ये जो गोल्ड उनके पास है ये उन्होंने एक्वायर किया है एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर ए जो है उन्होंने ये जो गोल्ड एक्वायर किया है ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड ऐसे करके एक्वायर किया है। यानी अभी जो टाइटल है वो मिस्टर ए का कंप्लीटली गुड नहीं है, राइट। ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऐसे केस में जब मिस्टर बी के पास अप्रोच किया लोन के लिए मिस्टर ए ने, और मिस्टर बी ने लोन दिया ऑन प्लेज ऑफ दिस गोल्ड, देन मिस्टर बी इज नॉट नोइंग रिगार्डिंग द ऑनरशिप ऑफ मिस्टर ए ऑन दिस गोल्ड। तो ऐसे केस में वो इस बात से अवगत नहीं है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्वायर किया गया था मिस्टर ए द्वारा, राइट। इनका टाइटल गुड नहीं है, उन्होंने तो बोनाफाइडली लोन दिया, राइट, और गुड्स गिरवी रख लिए। तो ऐसे केस में ये जो पॉनी है मिस्टर बी, इनके पास राइट रहेगा कि वो गुड्स जो है उसको एज अ बेली, एज अ पॉनी, प्लेजी रख सकते हैं। ट्रू ऑनर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता अब उन गुड्स को अगेंस्ट मिस्टर बी। सो यहाँ पे ये 5वां राइट हमने ऐड कर लिया है। तो मैं रिपीट कर देता हूं क्या पॉइंट्स थे। पहला राइट ऑफ रिटेनर जिसमें हमने राइट ऑफ लीन देखा। दूसरा राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस जिसमें हमने फर्दर 2 lakhs का लोन देखा था, उसके अगेंस्ट भी उन्हीं गुड्स को गिरवी रखा जा सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ये हमेशा बेलर जो है वो बियर करता है, तो पॉनी प्लेजर से क्लेम कर सकता है, राइट। अगला पॉइंट हमने देखा कि यदि पॉनी जो है उसे ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिलता है तो पॉनी के पास क्या राइट आते हैं, 2 राइट्स देखे थे हमने, एक स्यू करना और दूसरा सेल करना। लेकिन सेल करने के लिए रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो हमने ऐड किया, राइट ऑफ पॉनी अगेंस्ट ट्रू ऑनर व्हेन पॉनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव। यदि पॉनर का टाइटल जो है डिफेक्टिव हो तो भी पॉनी के पास वैलिड राइट रहेगा उन गुड्स को रिटेन करने के लिए। इज इट राइट। देन यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करते हैं। हमने चूंकि राइट ऑफ पॉनी पढ़ा है, ठीक, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट अस सपोज प्लेजर जो है, पॉनर जो है, राइट, उस पॉनर ने इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। लेट अस सपोज यहाँ पे मिस्टर ए जो है
उन्होंने मिस्टर बी से 5 लाख रुपए का लोन लिया है। इज इट राइट? सारी कंडीशन, सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से लिखना। रीजन, सेम क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया है, आप प्लीज जरा इस डिस्कशन पे ध्यान दें। ओवर एंड अबाउट रिपीटेशन हुआ है। सेम केस 3 बार आया है, आप देखें क्या मामला है। ये मिस्टर ए जो है ये ऑनर ऑफ गुड्स है, लेट अस सपोज, राइट। और ये है बैंक, मिस्टर बीस बैंक, राइट। जरा ध्यान देना आप। अब मिस्टर ए ने ये 5 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। लेकिन जो गुड्स मिस्टर ए के पास आ रहे थे, उन गुड्स को जिनको प्लेज किया गया है, ये गुड्स रेलवे के थ्रू आ रहे हैं। इज इट राइट? अब आप ध्यान देना इस बात पे, ये जो गुड्स आ रहे हैं ये स्टिल अंडर कहाँ है? ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। और ये गुड्स अभी तक किसके पास नहीं थे? मिस्टर ए के पास। तो इन गुड्स को, चूंकि मिस्टर ए इन गुड्स के मालिक थे, तो रेलवे रिसिप्ट, मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, राइट। तो रेलवे रिसिप्ट एक सिंबलिक डिलीवरी होती है। वो रेलवे रिसिप्ट जो है वो मिस्टर ए ने इस बैंक को दे दी, राइट। अब हुआ यूं कि ये जो रेलवे रिसिप्ट थी वो बैंक के पास आ गई। बैंक के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। बैंक जब चाहे वो रेलवे को ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखा के उन गुड्स को अपने पास रख लेती, क्योंकि ये गुड्स प्लेज किए हैं प्लेजर ने टू द बैंक, प्लेजी, राइट। अब हुआ ये कि रेलवे के डिफॉल्ट के कारण ये गुड्स मिस्टर बी यानी बैंक को नहीं मिल पाए। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या बैंक यानी मिस्टर बी यानी पॉनी स्यू कर सकता है रेलवे कंपनी को फॉर दीज गुड्स? द आंसर इज यस। क्या मामला है समझते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लेज जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और हमारे इस एग्जाम्पल में बैंक जो है वो प्लेजी, बेली है। और कल के मेरे वीडियो में जब मैंने आपसे बेलमेंट डिस्कस किया था, राइट, मैंने आज भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में यही बात बोली कि प्लीज आप पहले बेलमेंट वाला वीडियो अच्छे से देख लें, सारे एग्जांपल्स लिख लें, समझ लें। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बेलमेंट में, ट्रेसपासर यानी रॉन्ग डूअर, राइट। तो रॉन्ग डूअर कौन था? ऐसी थर्ड पार्टी जो बेली को उसका पार्ट परफॉर्म ना करने दे, राइट, या फिर गुड्स को डैमेज पहुंचाए। और ऐसे केस में जो 3-4 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अलग अलग अटेम्प्ट में आस्क किए हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। मई 2008 में, नवंबर 2010 में, 2014 नवंबर में 3 बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, राइट। और सेम आस्किंग, एक में मोबाइल फ़ोन डाल दी, मोबाइल फ़ोन डैमेज हो गए, एक में लेट डिलीवरी आई, व्हाटएवर। क्या बेली के पास राइट है कि रेलवे को स्यू करे? द आंसर इज यस, क्योंकि रेलवे को हम यहाँ पे रॉन्ग डूअर मानेंगे, ऐसी थर्ड पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में रोका उसे, राइट। तो बेली जो है वो ट्रेसपासर को स्यू कर सकता था, इज इट राइट। तो रेलवे को यहाँ पे बैंक स्यू कर सकती है। इंस्टीट्यूट की रिपीटेटिव आस्किंग रही है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, राइट। चले, तो अब हमारा डिस्कशन खत्म हुआ राइट्स ऑफ पॉनी। मैं अगले डिस्कशन पे आता हूँ, राइट्स ऑफ पॉनर। पॉनर यानी प्लेजर यानी बेलर, जिस व्यक्ति का गुड्स पे मालिकाना हक था, उसने गुड्स गिरवी रखे थे। क्या क्या अधिकार हैं इसके पास? सबसे पहला राइट है राइट टू गेट बैक द गुड्स। जैसे ही लोन अलोंग विद इंटरेस्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस डेटर ने बैंक को पे कर दिया, यानी प्लेजर ने प्लेजी को पे कर दिया, उसी समय उसके पास अधिकार आएगा कि वो गुड्स अपने वापस ले सकता है। सेकंड वन, राइट टू रिडीम डेट। इसको जरा ध्यान से समझें। हमारे एग्जाम्पल में जो 5 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया गया था मिस्टर ए द्वारा, इस एग्जाम्पल में यदि ड्यू डेट के दिन मिस्टर ए 5 लाख रुपए पे नहीं कर पाया, तो प्लेजी के पास हमने अभी एक राइट देखा था, राइट टू स्यू, और एक और राइट देखा था, राइट टू सेल। लेट अस सपोज ड्यू डेट के दिन डिफॉल्ट हुआ और मिस्टर ए जो है वो 5 लाख रुपए नहीं दे पाए, लेकिन 1 महीने बाद ही उनके पास पैसे की व्यवस्था हो गई, फंड्स अरेंज हो गए, उन्होंने नेसेसरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट, 5 लाख प्रिंसिपल ड्यू सब मिला के बैंक को वापस दे दिया।
क्या विद इन स्टिपुलेटेड टाइम दिया? नहीं, ड्यू डेट निकल चुकी थी, लेटर ऑन पेमेंट किया, और इसे कहा जाएगा राइट टू रिडीम डेट। और ये राइट प्लेजर जो है वो तब एक्सरसाइज कर सकता है जब प्लेजी ने अपना राइट टू सेल एक्सरसाइज नहीं किया हो, यानी कि गुड्स सेल नहीं हुए हैं उसके पहले, लेकिन स्टिपुलेटेड टाइम के बाद प्लेजर राइट टू रिडीम डेट एक्सरसाइज कर सकता है। देन अगला पॉइंट बहुत आसान सा है, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स। तो पॉनर जो है उसे राइट रहता है कि वो ये देखे कि पॉनी जो है लाइक बेली उन गुड्स को अच्छे से प्रिजर्व कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो बेली की ड्यूटी थी वही यहाँ पे एज इट इज बेली की ड्यूटी रहेगी, और ये राइट रहेगा बेलर का यानी कि प्लेजर का कि वो ये देखे कि गुड्स को अच्छे से प्रिजर्व एंड मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। अगला पॉइंट आता है राइट ऑफ ऑर्डिनरी डेटर। तो प्लेजर के पास किसी भी लॉ में कोई सा भी राइट जो एक ऑर्डिनरी डेटर को दिया गया हो वो एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट मांगना, इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस के लिए आस्क करना, राइट, और ये देखना कि प्रॉपर तरीके से जो गुड्स उसने प्लेज किए हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं या नहीं। तो ऑर्डिनरी डेटर के जितने भी राइट्स रहते हैं वो सारे राइट्स इस पॉइंट के तहत पॉनर यानी प्लेजर के पास रहेंगे। इज इट राइट? सो दीज आर राइट्स। इसके अलावा अगर कभी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिख जाए मॉड्यूल में, राइट टू रिसीव एक्रीशन, तो आपको याद होगा मैंने कल के मेरे डिस्कशन में बेलमेंट वाले वीडियो में बताया था एक्रीशन जो एडिशन होता है इन ओरिजिनल गुड्स, वो रिसीव करने के लिए राइट रहता है। मैंने बोनस शेयर का एक एग्जाम्पल दिया था, राइट, तो वो एग्जाम्पल एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा कि जो भी एक्रीशन होगा उस पे पॉनर यानी कि प्लेजर का राइट रहेगा। तो राइट टू रिडीम द गुड्स प्लेज, राइट टू रिसीव बैक, राइट टू रिसीव एनी एक्रीशन, राइट, और इसके अलावा ऑर्डिनरी डेटर के जितने भी राइट्स होते हैं ये सारे के सारे राइट्स हो गए किसके? पॉनर के। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन, एंड द डिस्कशन इज प्लेज बाय नॉन ओनर। बच्चों इसके बाद मेरा जो अगला वीडियो बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे बनेगा, और मैं आपको बता दूं एजेंसी जो है सीए इंटरमीडिएट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट डिस्कशन रहेगा, राइट। तो प्लेज बाय नॉन ओनर यानी जो व्यक्ति गुड्स को प्लेज कर रहा है, गिरवी रख रहा है, वो उसका मालिक नहीं है। तो कौन से ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां पे एक व्यक्ति ऑनर न होने के बाद भी उन गुड्स को गिरवी रख सकता है? तो पहला केस सेक्शन 178 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। आप सब लोगों को पता है कंसाइनर कंसाइनी, आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, राइट, लॉ में भी आपने पढ़ा है। तो मर्केंटाइल एजेंट जो है वो एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बहुत सारे काम कर सकता है, उसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, राइट, कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर सकता है। एंड लेट अस सपोज जो प्रिंसिपल है उसने अपने एजेंट को ऑथराइज कर रखा है कि वो जब चाहे वो गुड्स को प्लेज करके लोन ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। तो ऐसे केस में ये जो मर्केंटाइल एजेंट है तो एजेंट मालिकाना हक, ऑनरशिप इसकी तो है नहीं, टाइटल ऑफ गुड्स तो कंसाइनर यानी प्रिंसिपल का है, लेकिन फिर भी मर्केंटाइल एजेंट जो है उसके पास गुड्स की पोजीशन है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो प्लेज करके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फंड्स रेज कर सकता है, ऐसा ऑथराइजेशन है, और वो गुड फेथ में प्लेज करे। तो even though he is not the owner but he can pledge the goods of his principal, that is pledged by non owner। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, pledged by seller और buyer in possession of goods after sale। बायर या सेलर गुड्स को प्लेज कर सकते हैं आफ्टर सेल एंड हु इज इन पोजीशन। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 आप देखिए। मिस्टर ए जो हैं उन्होंने कुछ गुड्स बेच दिए हैं मिस्टर बी को, लेकिन मिस्टर बी जो है वो बाहर जा रहे थे, तो पेमेंट करने के बाद क्या कहा गया बी के द्वारा कि इन गुड्स की जो डिलीवरी है वो मिस्टर बी 7 दिन बाद ही ले पाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है,
रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर हो चुकी है। रिस्क रिवार्ड किसकी है? मिस्टर बी की। तो ऑनर कौन है आज? मिस्टर बी। लेकिन शॉपकीपर के पास, सेलर के पास स्टिल इन गुड्स की पोजीशन है क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई है। अब शॉर्ट टर्म बेसिस पे फंड्स की नीड आई। मिस्टर ए इज इन नीड ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म, राइट, एंड ही इज इन नीड ऑफ ओनली से 5 days। तो ऐसे केस में वो गुड्स जो सेलर सेल कर चुका था उसने प्लेज किए फॉर 5 days टू मिस्टर सी एंड ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म लोन फॉर 5 days। क्या मिस्टर सी इस बात को जानते थे? नहीं। मिस्टर सी को तो क्या लगेगा, गुड्स किसकी शॉप से आ रहे हैं? ए। Who will be the owner? Mr. A only, right? तो ऐसे केस में सेलर एक्चुअली देखा जाए तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर चुका है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है सेल की। सेलर इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, और यही हमारी हेडिंग है। आप देखें कि प्लेज सेलर द्वारा हो रही है यदि उसके पास पोजीशन है आफ्टर सेल, और इसी प्रकार बायर वर्ड भी जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर गुड्स जो हैं वो अप्रूवल बेसिस पे दिए गए तो बायर के पास पोजीशन तो है लेकिन सेल नहीं हुई है, तो बायर अगर गिरवी रखेगा तो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी पता है उसका टाइटल नहीं है। देन प्लेज बाय पॉनर हु हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। यदि पॉनर जो है, राइट, वो गुड्स प्लेज करता है, सॉरी, एक व्यक्ति जो गुड्स प्लेज करता है लेकिन उसके पास ऑनरशिप नहीं है। हम एक आसान सा डिस्कशन ले लेते हैं यहाँ पे। मेरे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको समझाया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, राइट। क्या मामला है समझते हैं हम। ये जो मिस्टर ए हैं, इनको लेट अस सपोज ये जो गोल्ड है ये मिला, तो मिस्टर ए जो है वो फाइंडर है इन लॉस्ट गुड्स के। तो गोल्ड के मिस्टर ए जो है वो फाइंडर हैं, राइट। अब मिस्टर ए की बीइंग फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या ड्यूटी थी? रीजनेबल केयर टेकिंग रखे और रीजनेबल एफर्ट्स दे, जेन्युइन एफर्ट्स दे कि उसका ऑनर कौन है उसे ढूंढना है, राइट। ऐसे केस में मिस्टर ए ने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, एडवर्टीजमेंट भी की, राइट, और उसे लग रहा है कि यार ये प्रेशियस मेटल है, वैल्यूएबल आइटम है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, तो न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया, बाकी भी खर्चे किए, लेकिन अभी तक ऑनर मिला नहीं है। लेट अस सपोज 5 लाख रुपए का गोल्ड है, लेकिन मिस्टर ए ने अभी तक 1 लाख रुपया खर्च कर दिया है इस गोल्ड के मालिक को ढूंढने के लिए। ऐसे केस में इस गोल्ड में लिमिटेड इंटरेस्ट आ गया मिस्टर ए का। कितने लाख रुपए तक? 1 लाख रुपीस तक। इज इट राइट? तो 1 लाख रुपए तक के लिए मिस्टर बी को मिस्टर ए ये गोल्ड गिरवी रख सकता है। इज इट राइट? तो यहाँ पे इस गोल्ड पे क्या मालिकाना हक था ए का? नहीं, वो तो फाइंडर था लॉस्ट गुड्स का। लेकिन उसका लिमिटेड इंटरेस्ट कैसे आया? कि उसने जितने एक्सपेंसेस किए हैं इसके ऑनर को ढूंढने के लिए, उसके लिए उसका इंटरेस्ट आ जाता है उन गुड्स में। तो पर्सन जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट हो वो भी गिरवी रख सकता है गुड्स को, भले चाहे उसका मालिकाना हक ना हो। और प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यही पॉइंट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। यहाँ जब मैंने जो पॉनी वाला पॉइंट था, यहाँ राइट्स ऑफ पॉनी में एक 5th पॉइंट ऐड किया था कि पॉनी के पास राइट रहेगा अगेंस्ट ट्रू ऑनर। उसी का दूसरा एस्पेक्ट देखें, मैं वापस रिपीट करता हूँ। एक पर्सन है मिस्टर ए, राइट, और उन्होंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, राइट, इसके तहत गोल्ड एक्वायर किया था, और ये गोल्ड जो है वो इनने गिरवी रख दिया मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी को ये नहीं पता है कि मिस्टर ए का टाइटल डिफेक्टिव है और ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे अभी तक वॉइड नहीं किया गया है। तो मिस्टर ए जिसका टाइटल डिफेक्टिव है फिर भी ये पोजीशन में है, तो ये प्लेज कर सकता है उन गुड्स को, राइट। तो प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहें तो बच्चों इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, प्लेज बाय को ऑनर। को ऑनर में क्या होता है? किसी भी गुड्स के जॉइंट ऑनर्स रहते हैं, राइट। तो कोई भी व्यक्ति जो एक जॉइंट ऑनर में से एक व्यक्ति है वो चाहे तो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है, जबकि कंप्लीट ऑनरशिप उसकी नहीं है, पार्शियल ऑनरशिप है, लेकिन को ऑनर कंप्लीटली उन गुड्स को प्लेज कर सकता है, राइट। आप चाहें तो ये 5th पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ हमारा प्लेज टॉपिक भी खत्म हुआ। हम अगला वीडियो जो है वो
किस पे लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो आप देखना जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है उससे रिलेटेड वीडियो भी देता हूँ, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सीए इंटरमीडिएट में 3 पर्टिकुलर चैप्टर्स कवर किए थे। कौन से बच्चों, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड लॉ ऑफ एजेंसी, जिसमें से इंडेमनिटी गारंटी ये मैं आपको मेरे कुछ पुराने वीडियोस जो हैं उनमें पढ़ा चुका हूँ, और रिसेंटली जो था वो डिस्कशन हमारा रहा था बेलमेंट पे, और आज का ये जो वीडियो है ये है प्लेज टॉपिक पे। इज इट राइट? तो आप अच्छे से इसको देखें, कॉपी कंप्लीट करें और स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ें, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, और मैं अगला वीडियो जल्दी से एजेंसी पे अपलोड कर दूंगा।